गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। कितने प्रकार का होगा? दो, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो दो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा, इन दोनों टॉपिक के पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो दोनों के दोनों नोट्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक है, आप उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको अपनी बुक का, राजस्थान बोर्ड की बुक के एग्जाम्पल 4.13 और 4.14 ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने, और साथ ही बुक के पीछे के जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14 और 4.15, ये टोटल कुल 9 क्वेश्चन आपके पास है जो आपको इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर सोल्व करने हैं। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और इसको स्टडी करें और इस टॉपिक को ध्यान से समझें, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल 2019 बोर्ड में आया था जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और मैं भी एग्जाम्पल नंबर 4.9 या 4.10 वो होगा, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 4.9 और 4.10 में से कोई है जो राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है, तो उसको आप सॉल्व करिए। देखिए किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा क्रम संयोजन बेटा आपके पास? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान दीजिए बालक और बालिकाएं दोनों को बोलो, आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है? आपके पास हम लोगों ने बोला कि जिस प्रकार से आपने प्रतिरोध 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रतिरोध को आप इस प्रकार से दर्शाते थे, R से रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी प्रकार से संधारित्र की धारिता को हम दो बराबर प्लेटों से दर्शाते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? C से। अब ऐसे बहुत सारे संधारित्र आपके पास होंगे और इन संधारित्र को जोड़ने के दो तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा और दूसरा समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 और तीसरे वाले की धारिता कितनी है बेटा? C3 है। इन दोनों क्या किया बेटा? तीनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका विभव कितना है? V। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या बहेगी बेटा? धारा। धारा बहने का मतलब है किसका प्रवाह होगा बेटा? आवेश। तो आवेशों का प्रवाह कितना मान लिया? Q। यही Q आवेश C1 में से जाएगा, यही C2 से, यही C3 से। क्योंकि तीनों एक ही लाइन में जुड़े हैं तो तीनों में बहने वाला आवेश क्या होगा? समान। मैं कह रहा हूं एग्जांपल मान लीजिए पाइप है और इस पाइप में 3 वॉल्व हैं, ये वॉल आपके पास है या 3 नल लगे हुए हैं। अगर ये तीनों नल 1 2 3 इस प्रकार से लगे और पीछे एक पाइप जुड़ा है, अगर यहां से कोई पानी बहेगा तो इस पूरे पाइप में पानी की मात्रा क्या रहेगी? समान। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि एक तार है और इस तार के बीच में 3 संधारित्र आपने जोड़ दिए और इन तीनों संधारित्र में बहने वाले आवेश की मात्रा कितनी रहेगी? Q। यही आवेश Q C1 में से बहेगा, यही आवेश Q C2 में से बहेगा और यही आवेश Q C3 में से बहने वाला है। इतनी बात समझ आती है। परंतु ये जो विभव V है ये आगे जाके 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। इसमें जो विभव आएगा वो V1, इसमें विभव कितना बेटा? V2 और इसमें विभव कितना बेटा? V3। विभव अलग अलग होगा, आवेश क्या रहेगा? समान। तो देखो पहचानने का तरीका भी यही है, आवेश क्या रहने वाला है बेटा? समान, जबकि विभव क्या होगा बेटा? अलग अलग। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखिए आप लोगों ने संधारित्र का सूत्र पढ़ा, धारिता का मान C बराबर होता है Q बट्टा V, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? Q बट्टे में C। तो ये पहला विभव कितना है? V1। तो V1 बराबर क्या होगा? V1 होगा कितना? Q बट्टा C। इसमें बहने वाला आवेश कितना? Q बट्टे में C धारिता कितनी बेटा? C1। इसी प्रकार से बताओ बेटा V2 क्या लिख सकता हूं मैं? Q बट्टे में C2। और V3 क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? Q बट्टे में C3। अब ये कौन सा क्रम संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे पहचानोगे? पहचानने का तरीका ये है, यदि आवेश समान रहता है और विभव अलग अलग है तो वहां पे जुड़े संधारित्र कौन से क्रम में लिखे जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अरे कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक परिभाषा तो ये। दूसरी परिभाषा क्या है
इस संधारित्र में एक प्लेट क्या होती है धनात्मक, दूसरी क्या होती है बेटा ऋणात्मक। एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक। यदि संयोजन इस प्रकार से हो कि प्रथम संधारित्र C1 की द्वितीय प्लेट, परिभाषा पढ़ो, प्रथम संधारित्र C1 की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र C2 की प्रथम प्लेट के साथ जुड़ी हो तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ जुड़ी हो, तो इस प्रकार से होने वाला संयोजन कौन सा संयोजन कहलाएगा बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान दीजिए, आपके पास आपके जो 12th बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस में आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुल कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। अभी पढ़ेंगे आपके पास संधारित्रों का संयोजन, फिर इसका जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे आप लोग किसका बेटा? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध भी तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़ते हैं। और फिर जब चैप्टर नंबर 9, 10 होगा तो उसके अंदर आप लोग किसका पढ़ेंगे बेटा? जो प्रेरक तो बनने वाला है L, उसका संयोजन। अब तीनों के किसी के भी आप श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन पढ़ो तो एक स्टेटमेंट याद रखो, आपसे उसकी डेरिवेशन सोल्व हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है कि विद्युतीय परिपथ में जो विभाजित हो रहा है, जो क्या हो रहा है? विभाजित, उससे का योग कर दे तो तुल्य मान निकल के आ जाता है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, विद्युतीय परिपथ में पहले योग कितना था? V। ये पूरा परिपथ है विद्युत का, इसमें योग कितना है? V। और ये कितने हिस्सों में विभाजित हुआ? 3, V1, V2, V3। तो जो विभाजित हो रहा है उसी को जोड़ दीजिए, आपकी डेरिवेशन सोल्व हो जाएगी। किस प्रकार से? मैं बोल सकता हूं कुल विभव V है और ये V बराबर होगा किसके? V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के तुल्य होगा। अर्थात V बराबर लिख सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3। बालक V क्या है? कुल विभव। V क्या है? कुल विभव। कुल विभव क्या होगा? V बराबर होता है Q बटा C। तो कुल आवेश, कुल आवेश कितना मेरा है? Q बटा कुल धारिता C1, C2, C3 का योग और कुल धारिता को लिखते हैं बेटा C इक्विवेलेंट। हम बोल सकते हैं कि यहां लिख रहा हूं मैं, यहां V बराबर कितना है? Q बट्टे में C इक्विवेलेंट। और इसी प्रकार से जैसे हमने V का मान लिखा है ऐसे किसका मान लिखो? V1 का मान। V1 का मान हम निकाल सकें Q बटा C1। V1 बराबर Q बट्टे में C1, V2 बराबर Q बट्टे में C2, V3 बराबर Q बट्टे में C3। ये कुल विभव है और ये इसके हिस्से V1, V2 और V3, इन तीनों के मान इस सूत्र में रख दो, आपका डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आपके पास V की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? Q बट्टे में C इक्वल, इस V की जगह रख दिया बराबर V1 का मान। V1 का मान कितना है? Q बट्टे में C1, Q बट्टे में C2 और Q बट्टे में C3। Q सभी में क्या है बेटा? कॉमन लेके काट देना। 1 बट्टा C इक्विवेलेंट बराबर 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3। तो जोड़ने का तरीका आपके पास आ गया कि जो तुल्य धारिता का मान होगा वो कितना होगा? 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3। एक बार पोल से यहां तक उतार लीजिए आप लोग। ध्यान दें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फैक्ट क्या है? वो महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हो उसको। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 2 संधारित्रों का संयोजन। कितने का बेटा? 2 संधारित्रों का संयोजन। और याद रखना काम में आता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपके पास। तो 1 बट्टा C इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टे में C2। एलसीएम कितना लोगे? C1 गुणा C2। क्या लिख सकते हैं बेटा? C2 प्लस C1। ये किसका मान आ गया? 1 बट्टे C इक्विवेलेंट का मान। इसको उल्टा करोगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अर्थात अब से यदि आपके पास 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनकी तुल्य धारिता का मान कैसे याद करोगे? C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे उदाहरण ले लेते हैं। ये 2 संधारित्र हैं, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है।
बताओ इनकी तुल्यधारिता का मान कितना होगा। तो इस सूत्र से सोल्व करने नहीं बैठेंगे आप लोग, सीधा ये लगाना है। पहले इनका गुणा 2 गुणा 4 8 बट्टा इनका योग 2 + 4 6, काट लो 2 से 4/3 माइक्रो फैराड। तो इन दोनों संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कितना हो गया 4/3। तो पहला फैक्ट ये पॉजिटिव उतार दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरा फैक्ट देखें, यदि n संधारित्र, कितनी संख्या में n संधारित्र समान परिमाण के श्रेणी क्रम में संयोजित हो, श्रेणी क्रम में संयोजित अवस्था ये है, पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा डैश nवें नंबर का। कितने संधारित्र होने चाहिए n, ले ली। समान परिमाण के, अगर पहले का मान c है तो दूसरे का भी c, तीसरे का भी c, चौथे का भी c और nवें नंबर का कितना बेटा c। अब आपसे बोला जाए कि इसकी तुल्यधारिता का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1/c इक्विवेलेंट। सूत्र तो ये लगेगा कितना 1/c1, c1 की जगह c, 1/c2, c2 का मान कितना है c, 1/c3, c3 का मान कितना है c, डैश 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 1/cn और nवें नंबर का मान भी कितना है बेटा c है। ध्यान दीजिए 1/c सभी में क्या है कॉमन है, तो यहां कितना बचेगा 1 + 1 + 1 + डैश डैश 1। अब ध्यान दो ये श्रेणी बन गई, इस श्रेणी को बोलते हैं n श्रेणी। क्यों, 1 में 1 जोड़ो 2, 2 के बाद 1 जोड़ोगे 3, 3 के बाद 1 जोड़ोगे 4 और ऐसे जोड़ते जोड़ते कहां तक चले जाओगे n तक। ये कितना लिखा जाएगा बेटा n/c। ये आया 1/c इक्विवेलेंट का मान है। मुझे तो टोटल चाहिए, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट यहां से लिख सकते हो बेटा कितना c/n। अरे इसको उल्टा करूंगा तो ये भी तो क्या हो जाएगा उल्टा, तो c इक्विवेलेंट का मान कितना आया c/n। एक बार इसको पोज करके उतार लो जो अभी लिखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए आपके पास ये 5 संधारित्र जुड़े, इसका मान है कितना मेरे पास 15 माइक्रोफैराड है, इसका मान है 15 माइक्रोफैराड, इसका मान भी 15 माइक्रोफैराड, इसका मान भी 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड और 15 माइक्रोफैराड, 6 हो गए, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बोला बताओ इसकी तुल्यधारिता का मान कितना होगा, कुल कितना होगा। तो बताओ 1/c इक्विवेलेंट, दो तरीके हैं, या तो इस सूत्र से जोड़ो, इस सूत्र से जोड़ेंगे, पहले के लिए 1/15, दूसरे के लिए 1/15, तीसरे के लिए 1/15, चौथे के लिए 1/15, पांचवें के लिए 1/15 और छठे के लिए 1/15। फिर क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 15। फिर करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, टोटल हो गया 6/15। ये 1/c इक्विवेलेंट आया। इसको उल्टा करेंगे तो c इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 15/6। काट लो, किससे कटेगा आपके पास 3 के पास से, 3 × 15 और 3 × 6, मतलब ये कितना आ गया बेटा 2.5 माइक्रोफैराड। एक तो तरीका है कि ऐसे सोल्व करो, दूसरा तरीका यदि सभी के मान समान दिख रहे हैं तो आंसर डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखो डायरेक्ट आंसर आपके पास इस फॉर्मूले से, c इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है c/n, अर्थात किसी एक का मान रखो, किसी का मान रखो, सबके मान क्या है समान, कितना है 15 बट्टे में n, कितने जुड़े 1 2 3 4 5 6 बट्टे में 6 आंसर। अरे इसमें भी कितना आ रहा था 15/6, यहाँ भी कितना आ रहा है 15/6, वो देखो एक लाइन में आंसर आया, यहाँ 4 स्टेप फॉलो करना पड़ा। तो अब से यदि समान परिमाण के होंगे तो सूत्र क्या काम में लेंगे c/n। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये तो कौन सा क्रम संयोजन है बेटा श्रेणी क्रम। एक बार पहुंच के यहां से उतारिए जब तक मैं मार्कर नहीं डाल लेता हूं।
ध्यान दें, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। अभी कौन सा पढ़ा बेटा हमने? श्रेणी क्रम संयोजन। अब पढ़ेंगे कौन सा बेटा? समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। देखिए ये पहला संधारित्र है C1, ये इसकी धनात्मक प्लेट, ये इसकी ऋणात्मक। ये दूसरा संधारित्र है प्लस माइनस, मान कितना बेटा? C2। ये तीसरा संधारित्र है प्लस माइनस, मान कितना? C3। और इनको इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। ये सिरा A मान लेते हैं, ये सिरा क्या मान लेते हैं? B। और एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का विभव कितना बेटा? B। अब ध्यान दीजिए, जब बैटरी से जोड़ेंगे धारा बहेगी। धारा बहने का मतलब कौन बह रहा है बेटा? आवेश। क्यों? ये Q आवेश यहां पहुंचा तो आगे कितने हिस्सों में विभाजित होगा? 3। इसमें जाने वाला आवेश कितना मान लिया बेटा? Q1। इसमें जाने वाला आवेश Q2 और इसमें जाने वाला आवेश Q3। ध्यान दो, इन दो बिंदुओं के मध्य का विभव कितना है? V। कितना है? यहां का विभव कितना है? V। क्योंकि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक अभी कोई और दूसरा एलिमेंट या कोई और अन्य अवयव संयोजित नहीं हुआ, तब तक विभव V रहेगा। इन दो बिंदुओं का विभव कितना है बेटा? V। इन दो बिंदुओं का विभव कितना है? V। और A से लेकर B तक का विभव कितना है? V। क्योंकि A से लेकर B तक बाहर की ओर केवल एक ही चीज जुड़ी है, बैटरी, इसका विभव कितना है? V। तो हम बोल सकते हैं A से आपके पास B तक विभव का मान कितना दे रखा है? V दे रखा है। ये विभव कितना है? V। अब देखो, ये विभव A और B दोनों बिंदुओं के मध्य क्या है? क्या A से लेके B के बीच में C1 भी जुड़ा है क्या? हाँ, तो C1 का विभव भी कितना है? V। A से B के मध्य C2 भी जुड़ा है, तो इसका विभव भी V। A से B के मध्य C3 भी जुड़ा है, तो इसका विभव भी कितना बेटा? V। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि अब जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन, तो आवेश Q1 Q2 Q3, तो आवेश तो क्या है? असमान। आवेश क्या है? असमान। जबकि विभव इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी विभव क्या बेटा? समान। देखो श्रेणी क्रम में क्या था? आवेश समान, विभव असमान था। जबकि यहां क्या हो गया? उल्टा। तो हमने बोला एक ऐसा संयोजन जिसमें विभव समान रहता है, आवेश असमान रहते हैं, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। एक परिभाषा तो ये है इसकी। परिभाषा क्या लिखोगे? एक ऐसा संयोजन जिसमें आवेश असमान हो जबकि विभव सभी संधारित्रों का समान है, क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। दूसरा क्या है आपके पास? हम लोगों ने बोला कि प्रथम संधारित्र की धनात्मक प्लेट, द्वितीय संधारित्र की धनात्मक प्लेट और तृतीय संधारित्र की धनात्मक प्लेट, तीनों की धनात्मक प्लेट ये भी A बिंदु पे आनी चाहिए, ये भी A बिंदु पे इकट्ठी हो, ये भी कहां पे हो। तो ये तीनों के धनात्मक सिरे एक बिंदु पे आते हो और तीनों के ऋणात्मक सिरे एक बिंदु पे आते हो, तो इस प्रकार का संयोजन भी क्या कहलाता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन। तो कुल कितनी परिभाषाएं? दो। दोनों परिभाषा लोग लिख लेंगे। क्लियर है इस पर? इसके बाद देखिए आपके पास कि किस प्रकार से हमें तुल्य धारिता का मान ज्ञात करेंगे। C1 C2 C3 का संयोजन ज्ञात करेंगे। तो उसका तरीका क्या है? मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि विद्युत परिपथ में जो विभाजित होता है उसको जोड़ना है। विद्युत परिपथ में जो विभाजित होता है उसको जोड़ेंगे तो तुल्य मान निकल के आ जाएगा। तो देखो कुल आवेश कितना? Q और विभाजित कितने में? 3 में, Q1 Q2 Q3। तो मैं लिख सकता हूं Q बराबर कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q3। तो जो विभाजित है उसको जोड़ दिया और इसी से मेरा सूत्र बन जाएगा आपके पास। इससे पहले जो हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था उसके अंदर विभव जोड़ा था। अब जब समांतर क्रम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आवेश को जोड़ेंगे, कि जो विभाजित होगा उसी को आपको जोड़ना है। ये किसका मान आ गया बालक? आवेश का मान। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग कि आपने पढ़ा है संधारित्र में Q बराबर कितना होता है? C। यदि Q कुल आवेश है तो C क्या होगी? कुल धारिता, और V क्या होगा? कुल विभव।
तो देखो विभव कितना, कुल V, कुल आवेश कितना Q, और इन तीनों का संयोजन क्या मान लिया, C इक्विवेलेंट। तो Q बराबर क्या हो गया, C इक्विवेलेंट V। Q बराबर C होता है तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 V। Q1 आवेश, C1 धारिता हो गया, विभव कितना V। Q2 बराबर कितना होगा, C2 V, और Q3 बराबर कितना होगा, C3 V। तो इसी प्रकार Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2 V, Q3 बराबर C3 V। ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, हमने बोला समीकरण नंबर 1 से Q की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, C इक्विवेलेंट V। Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, C1 V, Q2 की जगह C2 V, और Q3 की जगह C3 V। V सभी में कॉमन है, कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है, ये तुल्य धारिता का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, एक बार पॉज करके इसको उतार लीजिए आप लोग। पहला तथ्य है कि जो तुल्य धारिता का मान होता है, किसका मान होता है, तुल्य धारिता का मान, वो परिपथ में उपस्थित सभी संधारित्रों के जो सबसे बड़ा मान होगा उससे भी ज्यादा होगा। अर्थात जो C इक्विवेलेंट होगा वो बड़ा होगा C मैक्स से भी। मान लीजिए किसी परिपथ के अंदर 3 संधारित्र जुड़े हैं, पहले संधारित्र का मान 5 माइक्रोफैराड है, दूसरे का मान 4 माइक्रोफैराड है, और तीसरे का मान 9 माइक्रोफैराड है। 4 5 9 9 9 18 माइक्रोफैराड। तो ये जो C इक्विवेलेंट आया 18 माइक्रोफैराड, ये तीनों में जो सबसे बड़ा था उससे भी क्या आएगा, ज्यादा। तो जब हमें बहुत सारे संधारित्र दे रखे हो और आपको बोला गया है कि इनको इस प्रकार से जोड़ो कि जो इनको कुल आए, तुल्य आए, वो एक बड़ा मान आए संधारित्र का, तो हम बोलेंगे इन तीनों के तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जो तुल्य धारिता का मान होगा वो जो आप जोड़ रहे हो उनसे भी ज्यादा निकल के आएगा। तो जब हमें धारिता बढ़ानी होती है तो हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। दूसरा कंसेप्ट क्या है, यदि समान परिमाण के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में संयोजन कैसे है, पहला, दूसरा, तीसरा, डैश और ऐसे n नंबर का, सभी का परिमाण समान है। यदि पहले की धारिता C है तो दूसरे की कितनी C, तीसरे की भी C, और चौथे की कितनी बोला C है। तो बताइए तुल्य धारिता का मान कितना होगा। देखो तुल्य धारिता समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले की धारिता C, दूसरे की भी C, तीसरे की भी C, डैश nवें नंबर की कितनी बेटा C है। C कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 1 ही आए। फिर से ये कौन सी श्रेणी बता, n, तो इस मान को हम लोग n लिख सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बालक, nC। तो C इक्विवेलेंट का मान कितना आया, nC। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, 3-4 क्वेश्चन, और उसके बाद आपको जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट में बताए वो तो आपको सोल्व करनी ही है। तो आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े, पहले वो कंसेप्ट मैं साइड में लिख देता हूं। एक तो पढ़ा आपने क्या बेटा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में C इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 2 के लिए संयोजन, 2 का संयोजन। तब आपने C इक्विवेलेंट का सूत्र कितना पढ़ा, C1 मल्टीप्लाई C2 अपॉन C1 प्लस C2, और n का संयोजन। वहां पे C इक्विवेलेंट कितना था बेटा, C बट्टे में n। ये सारी बातें किसमें थी, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम संयोजन, यहां C इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और n के लिए कितना आएगा बालक, ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, nC। C इक्विवेलेंट कितना, nC। यही कंसेप्ट काम में लेंगे, कुछ उदाहरण में कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल मैं सोल्व कर रहा हूं, सीधा था, बहुत सिंपल है।
एक, चार माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2/3 माइक्रोफेरेड, 2 एक मिनट में संख्या चेंज करूँ थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। ध्यान दीजिए, ये बिंदु ए और ये बिंदु क्या है बी। ये कुछ डेटा मैंने अरेंज किया। मैं कह रहा हूं बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले देखो ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इनको सोल्व करो। तो सूत्र कितना बन जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। ये दोनों सॉल्व हो गए बच्चे। अब दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो सूत्र क्या लगाते हैं C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, अर्थात 6 गुणा 6 36 और 6 प्लस 6 12, 12 तिया 36। सोल्व कितना आया 3 माइक्रोफेरेड। अब इसके नीचे एक और जुड़ा है, कितना है 3 माइक्रोफेरेड। इसके ऊपर एक और जुड़ा है, वो भी कितना है बालक 3 माइक्रोफेरेड। और फिर ये कितना है बेटा 9 माइक्रोफेरेड। अब ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। अब क्या बनेगा 9 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड। अब बताइए ये 9 था, इसका सॉल्यूशन 9 आया और ये 9 लिख दीजिए। अब ये तीनों कौन से क्रम के अंदर है? श्रेणी क्रम में। और एक चीज नोटिस कर रहे हो तीनों के मान क्या है समान। जब मान समान होते हैं तो सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम के अंदर, तब C इक्विवेलेंट होता है C/n, अर्थात किसी एक का मान ले लो कितना 9, कितने जुड़े हैं 3, 9/3 कितना 3 माइक्रोफेरेड। तो इस परिपथ का सॉल्यूशन कितना आएगा 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, दूसरा ये मान दे दो। ऐसा करता हूँ 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। देखने में इजी लग रहा है ना, इसका सीधा सीधा श्रेणी क्रम में तो है। अब करो बेटा, अब लगा लीजिए थोड़ा बहुत कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। पहले ये सोचो कि ये संयोजन कैसा है। एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। देखिए ऐसे नाम का पता लगा पा रहे हैं कि श्रेणी है और ना ही पता लगा पा रहे हैं समांतर है। देखो जिसको लग रहा है ना कि ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो ऐसा करो यहां से आवेश कितना भेजो Q। जैसे आवेश Q यहां से भेजोगे तो क्या ये आवेश दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया, मतलब ये दोनों समांतर क्रम में जा रहे हैं। इसके बाद यहां जाके फिर से दो हिस्सों में विभाजित, फिर यहां से कुछ मिलेगा यहां कुछ जुड़ेगा। इसका मतलब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको रेगुलरली इजीली पता नहीं लग रहा कि कौन सा श्रेणी क्रम है कौन सा समांतर क्रम। तो ये चीज नोटिस करिए कि यहां से लेके यहां तक मैंने केवल एक वायर कनेक्ट किया है और कुछ नहीं जोड़ा। यदि मैं इस बिंदु को ए बोलूं तो ये बिंदु भी क्या है ए ही है, अरे ये बिंदु भी क्या है ए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई दूसरा अपडेट जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक का बिंदु भी क्या लिखा जाएगा ए, और ये बिंदु भी क्या लिखा जाएगा ए। इसी प्रकार से यदि ये बिंदु बी है तो इस बिंदु को भी क्या लिखूंगा मैं बी, इसको भी क्या लिखूंगा बी, और इसको भी क्या लिखूंगा मैं बी। ये बेसिकली पॉइंट मेथड का क्वेश्चन है। अब देखो जहां जहां संधारित्र जुड़े हैं इनके मध्य कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं ए बी, दो ही तो बिंदु जुड़ रहे हैं, या तो ए है ये क्या है बी है। तो वापस को रीड्रॉ कर लो, ये बिंदु ए और ये बिंदु क्या है बी है। ये संधारित्र किसके मध्य जुड़ा है ए से लेके बी के मध्य, जोड़ लो कितना है 3 माइक्रोफेरेड। ये किसके मध्य जुड़ा है बी से ए के बीच में, ये लो भाई बी से ए के बीच में कितना है
3 माइक्रोफेड। ये किसके मध्य जुड़ा है? ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कितना है? 3 माइक्रोफेड। अब बताओ ये कौन से क्रम है? अब तो सीधे से दिखाई दे रहा है कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम सूत्र क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताइए C प्लस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना? 9 माइक्रोफेड। आंसर ये हो गया। तो देखो अगला क्वेश्चन, जो पहला करवाया था और दूसरा करवाया था, उन दोनों का मिक्स बता रहा हूं क्वेश्चन। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करें। बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ये और ये कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों संधारित्र एक ही तार पे जुड़े, बीच में कोई और तार आके जुड़ा नहीं है, कहीं कट नहीं लगा हुआ। सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि ये 2 माइक्रोफेड और ये 2 माइक्रोफेड कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम। अब दो जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो सूत्र क्या होता है? C1 गुना C2 अपॉन C1 प्लस C2। या तो ये लगा लो, और यदि दोनों के मान समान है सीधा यही तो लगा सकते हैं C बट्टा n। तो मैं C बट्टा n लगा रहा हूं, अर्थात एक का मान 2 है, जुड़े कितने हैं? 2, काटो कितना हो जाएगा? 1। अब ये परिपथ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कितना बेटा? 1 माइक्रोफेड ये वाला। इसके ऊपर आपने इसको सोल्व किया, इस पूरे को सोल्व किया, ये कितना आया? 1 माइक्रोफेड। और नीचे वाले को मैं ऐसे लगा सकता हूं क्या? देखो इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना। ये कितना है? 1 माइक्रोफेड। ये बिंदु ए है और उसका कितना जुड़ा है बेटा? 3 माइक्रोफेड। अब तो देखना आसान हो गया, 1 माइक्रोफेड 1 माइक्रोफेड 1 माइक्रोफेड। ये तीनों कौन से क्रम है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में सूत्र कितना होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो कुल कितना आएगा बेटा? 3 माइक्रोफेड। अब बताओ ये 3 माइक्रोफेड और ये 3 माइक्रोफेड कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और समान है, सूत्र क्या लगाओगे? C बट्टा n। अर्थात एक का मान 3, जुड़े कितने हैं? 2, काटो कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफेड। इस परिपथ का रिजल्ट कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफेड। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।